वेलकम टू स्मार्ट जीएस पाठशाला। तो आपके जितने भी उत्तराखंड के मीडियम के बच्चे हैं, तो आपके लिए दो कोर्सेज जो है लॉन्च हो गए हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड का जीएस बैच और सेकंड है हमारा उत्तराखंड का फाउंडेशन बैच। तो आप जो है इसको चेक इन कर सकते हैं हमारे स्मार्ट जीएस पाठशाला ऐप पे। और स्टार्टिंग के जितने भी 50 बच्चे हैं, आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और आपकी जो क्लासेस हैं वो 10 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद जो है एनरोलमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को आप बुक कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पर। तो आपको हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को, जितने भी आप बच्चे हैं आपकी लाइफ में टीचर्स रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है हमारी, क्योंकि उनसे ही हमें बहुत सारे वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी की वैल्यूज समझने को मिलती है। तो आपकी जो मम्मी होती है वो सबसे पहली शिक्षक वो बोला जाता है। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी कविता मैं लेके आई हूँ, तो आपकी मम्मी को भी आप ये डेडिकेट कर सकते हैं। सबकी मम्मी को हम डेडिकेट। शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं, शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं, वे जीवन की राह बनाते हैं। छोटे सपने को पंख देकर, छोटे सपने को पंख देकर बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। उनका स्थान सदा सबसे ऊंचा कहलाता है। तो जितने भी हमारे टीचर हैं, सबको, हमारे जो छोटे हैं सबको ऊंचाइयां देने का काम यही इनका सबसे बड़ा रोल। तो चलिए इसी विशेष के साथ कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, अपने जो ड्रीम है, अपने मम्मी पापा के जो ड्रीम्स हैं उनको आप फुलफिल करने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं। तो आप इस जी जान के लिए छोटा सा योगदान जो है हम भी अपनी तरफ से देना चाहते हैं। तो आप से भी उत्तराखंड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे है ना, हम लोगों के लिए प्रिपरेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कंटेंट नहीं मिलता और बुक्स नहीं हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है। तो आप ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको देखते हुए एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो है हमने सोचा कि चलिए लेके आया जाए। तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन क्या हो सकता है? जितने भी कंपाइलेशन हो सकते हैं, अच्छी बुक्स हो सकती हैं, चाहे वो परीक्षा वाणी, रावत हो और भी स्टैंडर्ड बुक्स जो है उन सबको बीएस नेगी हो, तो वहां से कहीं ना कहीं कंपाइल करके एक अच्छा सा एक पीडीएफ जो एक नोट्स है वो प्रिपेयर कर दिए जाए, है ना, इंग्लिश में प्रिपेयर कर दिया जाए और भी अदर सोर्सेस से। तो उससे, ताकि हम उत्तराखंड इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पढ़ पाए। तो कोई भी रिसोर्स आपको पढ़ने की जरूरत तब नहीं होगी, आपको सब कंटेंट जो है वो यहाँ से स्मार्ट जीएस पाठशाला पे आपको आराम से, है ना, उत्तराखंड का। और बाकी आपने बहुत सारे जो नए बच्चे होंगे, आपने शायद कल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वहां पे आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी एक तरह से डिमांड पे वो कोर्स लेके आ गए हम कि चलिए कोर्स ले आते हैं बच्चों के लिए। कि बहुत सारी चीजें जो है हम पे बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ते, तो वो क्लासेस में हो पाती है ना। तो मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ी है इकोनॉमिक्स, तो उन्हें पता है कि बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड हर एक टर्मिनोलॉजी उन्हें बहुत अच्छे से समझाई गई है। पॉलिटी हो गई, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे जीएस। तो इसी तरीके से दो कोर्सेज जो हैं वो हम लेके आ गए अपने ऐप पे। तो एक उत्तराखंड का जीएस है जिसमें हम कंप्लीट उत्तराखंड जीएस पढ़ने वाले हैं, उसमें कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं उत्तराखंड की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, इन सबको हम अच्छे से कवर करेंगे एक एक पॉइंट लेके, है ना। कुछ भी जो बच्चे बहुत फ्रेश माइंड से हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है पॉलिटी में, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज की मैं बात कर रही हूँ, फाउंडेशन एक लेके लॉन्च किया है। तो उसमें कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, इकोनॉमिक्स, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं समझ नहीं आ रही है तो वो प्रॉपर आपको क्लास में बताएगा। इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको कोई बुक ही रेफर नहीं करनी है, वो मेरी आप एक वीक में आप देख सकते हो, कंप्लीट क्लास नोट्स पे आप निर्भर हो सकते हैं। और वहीं से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आए भी हैं, अपर पीसेस में आए हैं, लोअर पीसेस में देखे गए हैं, है ना। इकोनॉमिक्स तो ऐसी चीज है ना। ज्योग्राफी के लिए स्पेशली एनसीईआरटी आप फॉलो करिए, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों के जो नहीं ले रहे होंगे क्लास, ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए सेल्फ स्टडी में
तो आप मैं बुक्स आपको बता सकती हूँ, पर ऐसे बिल्कुल समझा तो मैं नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो फिर क्लासेस में ही समझा पाती हूँ मैं। तो बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, अगर आपको वहां से समझ आ रहा है एनसीईआरटीज के बाद आपका बेस बन जाएगा, तो आप फाउंडेशन बुक को उठा लीजिए, स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, है ना। एमसीक्यूज लगाइए, सिलेबस देखिए सबसे पहले तो, है ना। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ, फिर मेंस के लिए भी आपको ऐसे क्वेश्चन वाइज। और बाकी आप जो बच्चे हैं वो आप चेक इन करते रहिए, है ना, जो आपको अगर कोर्स आपको समझ, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो। तो बाकी आज की क्लास हम एक डेमो क्लास की तरह लेते हैं कि किस तरीके से क्लास में हम बताएंगे। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू कर जाए। तो सबसे पहले आप देखिए हिस्ट्री क्या होती है ना। अगर मुझे उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है, उसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ना बच्चों क्या करना चाहिए, एक जनरल एडवाइस में देना चाहूंगी कि हम उत्तराखंड की अगर मैं यहाँ से हिस्ट्री पढ़ूंगी, ठीक है। आपको पता है उत्तराखंड की हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हो गया, है ना, और और पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया। तो इसी तरीके से जो हमारा जनरल स्टडीज होता है ना, जनरल स्टडीज वाला पार्ट होता है, उसमें भी हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये सब आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तो सेम है ना, वो अलग से नहीं देखें। तो मेन जो है, जब भी आप उत्तराखंड की हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि जीएस की भी आप हिस्ट्री ही पढ़ो, साथ के साथ लेके चलो। उससे क्या होगा कि जो टाइमलाइंस है ना, उनको आपको मैच करने में सबसे पहले तो इजी होगा, ठीक है, जो टाइमलाइंस है। तो अगर हमें ये समझ आ गया कि हमारे इंडिया में अभी अगर पैलियोलिथिक एज चल रही है, तो उत्तराखंड में भी पैलियोलिथिक एज चल रही है ना, किस टाइम पे चल रही है, और कहाँ कहाँ पे जो साइट्स है इंडिया में, कौन कौन से साइट पे पैलियोलिथिक एज एविडेंसेस मिले हैं, तो ऐसे ही उत्तराखंड में कहाँ से मिले हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो साइट्स बैठ जाती है ना, और हमें जल्दी चीजें याद होती है। जब हम को रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो नोट्स बनाते हैं, तो जल्दी से याद होता है। और हम एग्जाम्स में भी, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे का अगर आपका पेपर होने वाला है ना बच्चों, 2 घंटे का अगर पेपर है, तो आप मान के चलिए उसमें से ऑन एन एवरेज बता रही हूँ 40 क्वेश्चन या अराउंड 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आता है, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, वो बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं। उसके बाद अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, कट ऑफ में अगर आपको आना है, तो उसके लिए जो खेल होता है वो बाकी के बच्चे में 30 क्वेश्चन पे होता है, ठीक है। और बाकी के बच्चे में 40 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 40 से 50 क्वेश्चन आप मान लीजिए, ठीक है। उनमें मेन खेल होता है जिसमें बच्चों को एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाने के लिए आपको आंसर नहीं पता है, करेक्ट, लेकिन ए बी सी डी में से 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 में आप फंस गए हैं, इसमें से कोई आंसर हो सकता है। तो जब हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो आंसर क्लिक हो जाता है, हम करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। एक टॉपर का इंटरव्यू में देख रही थी यूपीएससी के थ्रू, तो बोल रहे थे कि मैंने ना ये पढ़ा था कहीं कि प्रीलिम्स निकालना भी एक कला है ना। तो वो कैसे, मेरे को पहले समझ नहीं आया कि कैसे होता है। तो फिर ना जब ना मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज लगाए, कम से कम 10,000 एमसीक्यूज, 10 से 15,000 या उससे भी ज्यादा उन्होंने लगाए होंगे, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे कि इतने एमसीक्यूज लगाने के बाद जब मैं 2 घंटे के पेपर में बैठा, तो मुझे सिर्फ 40 क्वेश्चन मिले। उसके बाद के मैंने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो एलिमिनेशन इस तरीके से बैठ गया था कि पता नहीं कैसे वो करेक्ट आंसर हो गए। मैंने घर आके देखा तो वो सही निकले। तो वो एक प्रैक्टिस एक चीज थी, और एक था हमारा कि किस तरीके से हमने क्रोनोलॉजिकली उन चीजों को पढ़ा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगर मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा नेशनल ओवरव्यू आपको देने वाली हूँ कि एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में कैसे चल रहा था, और फिर हम उत्तराखंड में कैसे हम हिस्ट्री तक पहुंचे। एकदम से हम हिस्ट्री पे, उत्तराखंड की हिस्ट्री पे जंप नहीं करेंगे, वो फिर समझ नहीं आएगी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। तो आप देखिए हिस्ट्री का क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप। अगर हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जहां से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ था, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस आप मान लीजिए जहां से शुरू हुआ था, वहां से ही हम हिस्ट्री को
स्टार्ट करते हैं ऐसे तो, क्योंकि बताओ डायनासोर्स भी तो शुरू हुए थे, डायनासोर्स भी तो आए थे, उनको तो नहीं पढ़ते हम हिस्ट्री में, है ना, उनको तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन वाले पार्ट में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में अलग पार्ट पढ़ते हैं, प्लीस्टोसीन एज जो हो गई है ना। तो हिस्ट्री को हम तब से मानते हैं जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ था और वो चीजें और जो चीजें बीत गई, है ना। हिस्ट्री को नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे ही बोलता है, पर मेन चीज है जहां से हमारा ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, है ना। आपके मतलब मान लीजिए हमारे पूर्वज तो रहे होंगे ना, क्या बिल्कुल ही ऐसे ही आ गए थे कि धरती पे भगवान ने बोला जाइए, ऐसे ही जैसे आप हैं, दो पैरों पे चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज, ऐसे ही है आप, नहीं तो नहीं था ना। हमने इतना पढ़ा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, है ना। मम्मी और बोलता है अरे भाई बंदरों से ही तो आए हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम देखते हैं, आपका इस डाउट को क्लियर करते हैं, कैसे हम उस टेक्निकल वर्ड को पढ़ेंगे, बंदर कौन से बंदर से आया भाई। चलिए तो शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो आप ये देखिए, अगर मुझे हिस्ट्री को समझना है तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम इसको ना पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें ना थोड़ा समझ में आए, मतलब वही क्रोनोलॉजिकली भाई डिवाइड कर देते हैं कि अगर कुछ इवेंट हुआ है तो उसको इस पार्ट में रख देंगे और इस इवेंट को हम इस पार्ट में रख देंगे। जैसे कि 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए सबसे पहले प्री हिस्ट्री, फिर सेकंड प्रोटो हिस्ट्री और फिर हम इसको हिस्टोरिक पार्ट बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए प्री हिस्ट्री, कौन 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 से इवेंट यहाँ हुए होंगे, वो इवेंट यहाँ पे काउंट करते हैं जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें यहाँ से मिलते हैं। अब क्या होता है बच्चों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं, आर्कियोलॉजी वो होती है जिसमें एक फिजिकल ट्रेसेस जो है वो पीछे छोड़ देते हैं ह्यूमन का। फिजिकल ट्रेसेस क्या हो सकते हैं, जैसे स्टोन हो गया, बोन्स हो गए, किसी का स्केलेटन हमको मिल गया, है ना। तो ये होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लिखने वाला पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई हम एक काम करेंगे, बहुत मिक्स हो रहा है, लिखने वाला पार्ट अपना हिस्टोरिक वाले में डालिए, यहाँ पे थोड़ा ना लिखने वाला पार्ट लिखिए। तो चलो ठीक है, यहाँ राइटिंग वाला लिख लेते हैं, तो हम हिस्टोरिक वाले पार्ट में हमसे कर देते हैं। और जो राइटिंग वाला पार्ट हमारा नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे कि स्टोन टूल हो गए, है ना, मेटल टूल्स हो गए, है ना बच्चों, स्टोन टूल्स, मेटल टूल्स, है ना, रॉक शेल्टर्स, जितने भी गुफाएं हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर्स हो गए, ठीक है। और बुराइल ग्राउंड, बुराइल ग्राउंड का होता है जहाँ पे लोगों को दफना देते थे, ठीक है। ये एक तरीके के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इन सबको ना भाई प्री हिस्ट्री में डालिए, बहुत ज्यादा इसको ना मिक्स नहीं करना है। हिस्टोरियंस ने बोला चलिए ठीक है। तो आप बताइए, एक तो हमें राइटिंग वाला पार्ट तो मिल गया है और ये हमें समझ भी आ गया, ठीक है। राइटिंग वाला पार्ट कौन सा, जो हमने पढ़ भी लिया हो, ठीक है, डेसिफर भी कर दिया हो। तो यहाँ पे आएगा कौन कौन से, जैसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, शिलालेख जिसे बोलते हैं कि पत्थरों पे लिखी हुई जो चीजें होती है, ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, टेम्पल इंस्क्रिप्शन जो टेम्पल पे लिखी होती है, ठीक है, वो चीजें टेम्पल इंस्क्रिप्शन हो गई, है ना। और कॉइन इंस्क्रिप्शन जो कॉइन्स पे लिखी हुई होती है, तो वो सब जो है हिस्टोरिक वाले पीरियड में हमने इसको डाल दिया। फिर उसके बाद अब बताएंगे मैम प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, भाई राइटिंग पार्ट भी आ गया हमारे पास, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी आ गए। तो बच्चों यहाँ पे वो पार्ट आता है, इसमें भी राइटिंग वाला पार्ट ही आता है, लेकिन वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिया गया है वो पार्ट है, यहाँ पर भी ये सब आएंगे, स्टोन इंस्क्रिप्शन भी है, टेम्पल इंस्क्रिप्शन भी है, ये है इसमें, है ना, इसमें भी वो राइटिंग वाला पार्ट है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि इसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं करा है, ठीक है, इसमें अभी तक डेसिफर्ड नहीं करा गया है, और इसके अंदर हिस्टोरिक वाले में हमने डेसिफर्ड कर दिया है, ठीक है, पढ़ लिया है, ठीक है, डेसिफर्ड नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है उसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं करा है, पढ़ा नहीं गया। और यहाँ तक कि कुछ ना इनाम भी रखा है, कुछ प्राइज मनी भी रखी है कि जो भी को डेसिफर्ड कर देगा उसको इतना इनाम मिलेगा, ऐसे करके जो है रखा भी हुआ, पर अभी तक उसको डेसिफर्ड नहीं करा है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो
इसको मैं कैसे लिखूंगी देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये प्री हिस्ट्री है, ठीक है, प्री हिस्ट्री हम इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है प्री हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर लेफ्ट behind by the these are the physical traces left behind by the humans, ठीक है, एक ऐसे फिजिकल ट्रेसेस होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा पीछे छोड़ दिए जाते हैं, और ये हमारे आते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो, उनका क्या काम होता था, ठीक है, उनके पास ना अभी तक कोई पत्थर आए हैं, उनको ना स्टोन टूल्स के बारे में पता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बस खा ही सकते थे, खाना ही खा सकते थे, सो सकते थे, उड़ जाते थे। तो क्या करते थे वो, फूड एंड गैदरिंग, ठीक है, क्या करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो था फूड एंड गैदरिंग, ठीक है, फूड का इकट्ठा करना, ठीक है, फूड एंड गैदरिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया हिस्टोरिक वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आता है हिस्टोरिक वाला पार्ट, ठीक है, हिस्टोरिक वाला पार्ट जो है यहाँ पे ना राइटिंग सेक्शन हमारे पास आता है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे राइटिंग सेक्शन आता है। तो ये हिस्टोरिक वाला पार्ट है, और इसके ही बीच में ना, इन दोनों के बीच में, प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक वाले पार्ट में, इनके बीच में हमारे पास एक ग्रे एरिया है, ठीक है, एक ग्रे एरिया है, को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, इस ग्रे एरिया को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। क्यों है ये ग्रे एरिया, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई भी जो रिटन, हमारे पास यहाँ पे राइटिंग डॉक्यूमेंट्स है, यस, यहाँ पर भी हमारे पास राइटिंग डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अभी तक उसको डेसिफर्ड नहीं करा है, ठीक है, कैन नॉट बी डेसिफर्ड, ठीक है, अभी तक डेसिफर्ड नहीं करा, और यहाँ पे डेसिफर्ड कर लिया गया है। तो जिस दिन भी उस प्रोटो हिस्टोरिक वाले जो राइटिंग वो जिस दिन पढ़ लिया जाएगा ना बच्चों, डेसिफर्ड कर लिया जाएगा, तो वो हमारा सीधा हिस्टोरिक वाले हेड में कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने समझने के लिए हिस्टोरियंस ने इसको कैटेगराइज। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको समझ आ गया होगा ये, तो हम इसको एक बार तरीके से पढ़ लेते हैं। चलो चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, हिस्ट्री को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्री हिस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर वो इवेंट्स आते हैं जो हमारे पास, जो राइटिंग से पहले इन्वेंट हुए, ठीक है, राइटिंग से पहले इन्वेंट हुए थे, जैसे कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जो है हमारे प्री हिस्ट्री में आते हैं। सेकेंड आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, ये प्रोटो हिस्ट्री क्या होते हैं, यहाँ पे ये एक ऐसा पीरियड बोलते हैं जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पार्ट होता है, ठीक है, प्री हिस्ट्री और, जो हमने देखा था ना, प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड के बीच का पार्ट जो है वो हमारा होता है प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं, ठीक है, यार आर, ठीक है, नॉट टू बी डेसिफर्ड, ठीक है, नॉट येट टू बी डेसिफर्ड, ठीक है। थर्ड देखिए, हम जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं, उसको हमने अभी तक डेसिफर्ड नहीं करा है, ठीक है। फिर सेकेंड, ठीक है, तो हमने उसको डेसिफर्ड नहीं किया, तो ये आप हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप हिस्ट्री वाला पार्ट, जो हिस्टोरिक वाला कैटेगरी है, इसके अंदर हमारे पास राइटिंग वाली कैटेगरी है, लेकिन उसको हमने पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है, ठीक है, समझ लिया है कि एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहे हैं, कि ठीक है सोसाइटी कैसी थी ये हमें पता चल रहा है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज उसमें क्या क्या थे, तो वो सब हमारे हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा। अब ये तो हमारे थे कैटेगरी, अगर मैं इसकी सब कैटेगराइज करूं कि चलिए प्री हिस्ट्री समझाइए, अब जरा हमें समझ आ गया हमें कि हाँ भाई यहाँ पे राइटिंग वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रही है ना, पढ़ाई लिखाई तो भी शुरू हुई है। तो इसमें अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं, तो प्री हिस्ट्री के अंदर हमारा आता है एक पैलियोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज आता है। अब देखिए, जहां पर भी आपको लिथिक वर्ड मिल जाए ना, लिथिक वर्ड मिल जाए, तो इसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है।
तो ये जो है एक तरह से स्टोन एज आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, स्टोन एज इन्हें बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन, इस पैलियोलिथिक जो एज है इसको भी तीन कैटेगरीज डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आती है लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर आती है मिडल पैलियोलिथिक और फिर आती है अपर पैलियोलिथिक। तो सबसे पहले आती है उसमें पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट आती है मिडल पैलियोलिथिक और फिर नेक्स्ट आती है हमारी अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक। तो ये हमारे पास तीन कैटेगरीज हमारे पास आती है पैलियोलिथिक। तो इसको ही हम स्टोन एज बोल रहे हैं, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो है ओल्ड स्टोन एज है, तो जब न्यूलिथिक आएगा तो न्यू स्टोन एज, लेकिन इसमें भी लिथिक लग रहा है, तो ये हमारा सारा ओल्ड स्टोन एज चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ना पैलियोलिथिक से शुरू करने वाले हैं। तो पैलियोलिथिक का क्या मतलब होता है, कहाँ से, क्यों हम जो है पैलियोलिथिक, क्या सारी कंट्री के लिए पैलियोलिथिक सेम है या सब, मैंने क्या बताया था आपको कि जहां पर भी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ है, ठीक है, जहां पर भी ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस हुआ है वहीं से हमारा जो एज है, हिस्ट्री है, वो शुरू होती है ना। तो जैसे सबसे पहले हमारा जो एक ह्यूमंस थे, आपको पता है कि अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस देखा गया है ना। फॉर एग्जाम्पल तो अफ्रीका है, यहाँ पे सबसे घना जंगल है, ठीक है, अमेजोन का जंगल इसे बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारे पूर्वज थे वो देखे गए थे, है ना, सबसे पहले पूर्वज, ठीक है। तो उस टाइम पे तो भाई वो दोनों हाथ और पैर दोनों से चल रहे थे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधे भी नहीं खड़े होते, वो बिल्कुल ऐसे झुक के चलते थे, झुक के भी नहीं चलते थे, वो दोनों हाथ और पैर दोनों का यूज करते थे। वो अमेजोन फॉरेस्ट में मिले, क्यों, वहाँ पे पेड़ थे बहुत सारे, अमेजोन फॉरेस्ट में पेड़ है, तो इन जंगलों को पार करने के लिए उन्हें हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो ऐसे झूलते हुए जाए, है ना। उसके बाद इस कैटेगरी के बाद ये जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुए, यहाँ पे ग्रासलैंड्स आपको देखने की, ग्रासलैंड। तो जहां पर भी ग्रासलैंड्स, वहां पे पेड़ों की कमी हो जाती है, कि वहां पेड़ कम हो जाते हैं, ग्रासेस ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप, उनको वहां पेड़ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, क्यों गए वो यहाँ पे, क्या पता वो पानी की खोज करते करते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए, धीरे देखते गए, है ना। तो जब उन्हें वो ग्रासलैंड के पास में पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ, पेड़ जब नहीं मिले और उनको खाने के लिए एनिमल्स चाहिए थे, तो वो कहीं ना कहीं जो ऐसे झुक के चल रहे थे, तो उन्हें थोड़ा उछलना पड़ा, है ना, ऊपर देखना पड़ा कि भाई कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें एनिमल्स। तो उसके लिए वो जो हाथ है उसका यूज ना करके पैरों का यूज ज्यादा कर रहे थे और चलने लगे, ठीक है, दो पैरों पे हम आ गए, हम चलने लगे, है ना। तो इनको ही हम कुछ नाम से बुलाते हैं, ठीक है, इन्हें ही हम कुछ नाम से बुलाते हैं। देखिए अपने पूर्वज को ध्यान से देख लीजिए, कोई मिलता जुलता तो खैर क्या ही सपने में आ जाए, क्या पता। देखिए सबसे पहले आप देखिए, इनको जो बोलते हैं ऑस्ट्रेल ऑस्ट्रेलथो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, वेरी टिपिकल नेम, थोड़ा सा पर हमें याद नहीं रखता, थोड़ा सा याद रखिए। तो आप ऑस्ट्रेलो को बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये सबसे पहली कैटेगरी थी जो अमेजोन के जंगल में जो है देखने की। तो इनका जो मेन स्किल थी वो थी बाईपेडलिज्म, के बाईपेडलिज्म, इसका मतलब क्या है कि हाथ और पैर दोनों का यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, जब हमारी जो सेकंड कैटेगरी थी होमो हैबिलिस, ठीक है, सेकंड कैटेगरी थी होमो हैबिलिस, तो ग्रासलैंड्स में पहुंची। तो यहाँ पे इन्होंने पैरों का इस्तेमाल किया, हाथों के, इनके हाथ में आप देखेंगे तो स्टोन आ चुका है, ठीक है, पत्थर इनके हाथ में आ चुके हैं, ठीक है, पत्थर आपको देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्या पता ग्रासलैंड्स में अभी छुप नहीं पा रहा है, उनको पेड़ नहीं मिल रहे हैं, तो कोई उनपे वार अगर कोई जानवर करता है तो उन्हें एक स्टोन दिखा, उन्होंने से फेंक के मारा कि अरे भाई, हाँ भाई से चोट तो लग रही है। उसके बाद उस पत्थर को उन्होंने देखा, ध्यान से काटा काटा काटा, फिर उन्होंने देखा अरे भाई तो मैं इस जानवर को भी मार सकता हूँ, इसकी खाल छील सकता हूँ, छोटे छोटे इसके पीसेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये थे होमो हैबिलिस।
फिर जो उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो जो, अब क्या हुआ जब 2 पैरों पे आगे चलने लगे तो ये जो स्पाइन होती है, जैसे कमर में हमारे पीछे स्पाइन होती है, ये सीधी हो गई। ठीक है, सीधी हो गई, तो इसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, यही है आज के सुपरस्टार, यही है आज के हीरो, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो इनकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी हो गई। अब स्पाइन सीधी हो गई है तो भाई घूमना फिरना भी चलेगा, माइग्रेट होंगे, तो इनकी मेन स्किल क्या थी? माइग्रेशन। ठीक है, इनकी मेन स्किल आ गई माइग्रेशन। और जो होमो हैबिलिस थे इनकी मेन स्किल थी हंटिंग करना। ठीक है, ये हंट कर रहे थे क्योंकि इनके हाथ में स्टोन आ चुके थे, हंटिंग करना। तो आप देखिए जो होमो इरेक्टस थे कहीं ना कहीं ये माइग्रेट करना शुरू हुए। कहाँ पे माइग्रेट हुए देखिए। ठीक है, कैसे कैसे माइग्रेट हुए देखिए। अगर ये यहाँ पर थे कहीं ना कहीं तो इन्होंने कहा चलो भाई थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, तो एक्सप्लोर करते करते ये यूरोप में भी पहुंचे और ऐसे करके हमारे इंडिया में भी ये पहुंचे होमो इरेक्टस। तो जहां से हमारा ह्यूमन एग्जिस्ट हुआ आना शुरू, वो वो वहीं से हमारा पैलेयोलिथिक एज शुरू हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में होमो इरेक्टस ही आए हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस प्रजाति ये आई है और ये आप मान के चलिए कि 2 लाख ईयर अगो के आसपास में ही आई थी। इससे पहले साउथ अफ्रीका में जब ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा था, ये जो ऑस्ट्रेलो थे वो कहीं ना कहीं वो 5.5 मिलियन ईयर्स अगो आसपास थे, 5.5 मिलियन ईयर। ठीक है, हमारे इंडिया में तो बहुत लेट पहुंचे, कहीं ना कहीं अराउंड 2 लाख ईयर अगो। ठीक है, तो आप देखिए हमारे, अगर आपको जहां से इंडिया में होमो इरेक्टस आए वहीं से हमारे इंडिया का पैलियोलिथिक एज शुरू हो जाता है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज शुरू हो जाता है। अब आप देखिए पैलियोलिथिक एज अफ्रीका सबसे पहले शुरू होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन वहीं देखे गए। अब यूरोप में उसके बाद शुरू हो जाएगा, क्या पता यहाँ पे पहुंचे होंगे अराउंड 2.5 मिलियन ईयर के आसपास में यूरोप में पहुंचे, है ना। तो आप देखिए जो यूरोप में है, ठीक है, वहां पे पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है लोगों का। तो अगर आपको बुक्स में टाइम पीरियड अलग अलग मिल जाता है पैलियोलिथिक एज का, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको एक बस क्या बोलते हैं अप्रॉक्स टाइम लगा देना है कि हमारे इंडिया का टाइम पीरियड क्या है, वहां से पैलियोलिथिक एज क्या है, बाकी सबकी अलग अलग। समझ आ गया होगा आपको, टाइम पीरियड में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको मैं भी समझाती हूँ, उससे पहले इसको कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे थे ये थे निएंथर हेलेनिस। ठीक है, तो ये जो निएंदर थे ये कौन से ह्यूमंस थे? जो होमो इरेक्टस थे, इनकी तो स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो गई, सीधे चलने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, इनके पास ना बुद्धि आनी शुरू हुई। जब यूरोप में होमो इरेक्टस गए तो वहां पे ना इनकी बुद्धि विकसित हुई, एक तरह से बोला जाता है। तो निएंदर थे ये हमारे यूरोप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वहां से, ठीक है, यहाँ पे हमें निएंदर्स देखने के लिए मिलते हैं, निएंडरथल। और उसके बाद ये होमो सैपियंस बन के कहते हैं कि इंडिया में आए। ठीक है, तो उसके बाद बोलते हैं कि इंडिया में होमो सैपियंस बन के, इनकी जो प्रजाति है वो इवॉल्व हुई, होमो सैपियंस बन के, होमो सैपियंस बन के इंडिया में आए। ठीक है, और आज के जो मॉडर्न मैन्स हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग हैं हमें बोलते हैं होमो सैपियंस, ये आपको याद है। तो अगर मैं इसको टाइम पीरियड आपको मैं बता देती हूँ तो आपको समझ आया होगा कि हमारे इंडिया में पैलियोलिथिक एज शुरू होती है अराउंड 2 लाख ईयर अगो। ठीक है, यहाँ से हमारी पैलियोलिथिक एज शुरू हो जाती है, जिसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं। करेक्ट। चलिए, अब बहुत सारे बच्चों को टाइम पीरियड नहीं पता होगा कैसे हम टाइम देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देखिए अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके कभी ना कभी 2000 भी आया होगा बच्चों, है ना। और ऐसे ही कभी ना कभी हम
100 पे भी पहुंचे होंगे और 0 पे भी पहुंचे होंगे, राइट, हम 0 पे भी पहुंचे होंगे, है ना। तो ये जो 0 वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्राइस्ट एरा, ठीक है। इसे कहते हैं कि यहाँ पे जो क्राइस्ट है, जो जीसस क्राइस्ट है, इनको हम इनका जन्म मानते हैं, ठीक है। क्राइस्ट से उनका बर्थ हुआ है, ठीक है। अब देखिए 0 के बाद फिर उल्टा ही तो आएगा, जैसे हम देखते हैं नेगेटिव, मैथ्स में पढ़ा होगा ना आपने, रेशनल 0 आता है, यहाँ पे +1 3, फिर इसके पीछे -1 -2 ऐसे तो लिखता है ना, -1 -2। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 100 आता है, 200 आता है, पर ये माइनस नहीं लगाना है, माइनस प्लस नहीं, 300 आता है, क्या ऐसे ही करके 10,000 नाम मान, क्या ऐसे करके कुछ बोलते भी क्या, तो क्या बोलते हैं इन्हें। चलिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम बोलते हैं एडी, ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है, क्राइस्ट तो एक रिलीजन वाला पार्ट हो गया ना, अब हम ये तो नहीं बोल रहे हनुमान जी, शिव जी, ये तो हम नहीं लगा रहे हैं, हम तो क्राइस्ट लगा रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं गॉड है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको पता है, सबको पता है। तो हिस्ट्री तो एक सेकुलर है, ठीक है, हिस्ट्री हमारा सेकुलरिज्म पे करता है। तो यहाँ से हिस्ट्री को रिलीजन से अलग करने के लिए हमने आज जो है प्रेजेंट टाइम में हम ये यूज ना करके, आपको बुक्स में BCE देखने के लिए मिलेगा और AD के जगह आपको CE देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा BCE, बिफोर कॉमन एरा, क्या बोलेंगे इससे बच्चों को, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और जो ये एनो डोमिनी है AD, इसको हम बोलते हैं CE, ठीक है, कॉमन एरा, कॉमन एरा। तो हमें यही यूज करना है, यही आपको बुक्स में मिलेगा मेनली, और सी, ठीक है। तो आपको टाइमलाइन भी आपको समझ में आ गई होगी क्या बोलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि पैलेओलिथिक हमारे इंडिया में कब शुरू हुआ। तो चलिए इसको भी अगर मुझे थोड़ा सा आपको एक स्टोरी फॉर्म में समझाना हो तो वो भी समझ लेते हैं, ताकि आप भूले नहीं। चलिए चलिए, तो सबसे पहले आए थे ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो, ठीक है, पिथेकस, ऑस्ट्रेलो पिथेकस, ठीक है। उसके बाद हमारे सेकंड जो आए थे वो थे होमो हैबिलिस। कौन थे? होमो हैबिलिस, इन्हीं से ही हमारे कौन निकले थे? होमो इरेक्टस। कौन निकले थे? होमो इरेक्टस, ठीक है। उसके बाद होमो सैपियंस आए, होमो सैपियंस आए, और अब आज के मॉडर्न टाइम में कौन है? होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड हम एक बार देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलो पिथेकस थे, इनका मेन काम क्या था बच्चों? हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, इनका जो स्किल थी वो थी बाइपेडलिज्म, है ना, बाइपेडलिज्म, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे? फूड एंड गैदरिंग वाला काम, ठीक है, फूड एंड गैदरिंग, फूड को इकट्ठे करने का काम जो है। फिर नेक्स्ट आए होमो हैबिलिस। इनके पास कौन सी स्किल आ गई थी? इनके पास कहीं ना कहीं स्टोन आ गए थे हाथ में, तो ये अब हंटिंग करने लगे थे, है ना, इनका काम हंटिंग का हो गया था, ठीक। होमो इरेक्टस इन्हीं से इवॉल्व हुए, तो ये इनका जो मेन स्किल थी वो माइग्रेशन, मतलब इन्हें फिरना, एक्सप्लोर करना ज्यादा ही पसंद आ गया भाई, तो एक्सप्लोर करने चले गए, है ना, यूरोप की ट्रिप मार के आ रहे हैं, इंडिया की ट्रिप मार के आ रहे हैं भाई। तो चलिए, है ना, ये थे। फिर नेक्स्ट हमारे होमो सैपियंस। तो यहाँ से ही हमारा जो है इंडिया में जब 2 लाख के आसपास में ये आए, तो वहीं से हमारा पैलेओलिथिक एज शुरू हो जाता है इंडिया में, ठीक है। होमो सैपियंस जो है ये हमारे आए थे अराउंड 1.5 लाख ईयर अगो, ठीक है, होमो सैपियंस। फिर नेक्स्ट होमो सैपियंस, सैपियंस जो है वो मिलते हैं हमारे 40,000
ठीक है, 40,000 ईयर के आसपास में, ठीक है, यहाँ पे देखने के। और ये जो ऑस्ट्रेलो थे, ये 5.5 मिलियन ईयर से जो है इनका टाइम पीरियड बोला जाता है, ठीक है। और होमो हेबिलिस का टाइम पीरियड बोलते हैं अराउंड 2 मिलियन ईयर, ठीक है। और ये जो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी भी इसके साथ रिलेट करूँगा, तो आपको पता है एग्रीकल्चर से पहले टाइम पे भी तो एग्रीकल्चर कर सकते थे, है ना, बट इनके पास ये नहीं करे, क्यों? उस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो था प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन का मतलब आइस एज। आइस एज मूवी भी देखी होगी आपने, कि हमारे जो इंडिया है, मतलब हमारा जो धरती है, अर्थ है, उसका टेम्परेचर बहुत कम था, तो उस टाइम पे यहाँ पे आइस एज थी, ठीक है, जिसे हम प्लीस्टोसीन भी कहते हैं। तो इस पैलेलिथिक एज के टाइम पे यहाँ पे प्लीस्टोसीन भी क्लाइमेट जो है देखने के लिए मिला, आइस एज, ठीक है। फिर जब मेसोलिथिक वाला टाइम आता है ना, उस टाइम पे जो क्लाइमेट है के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, वो हेलोसीन हो गया था, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया था, वार्म होना शुरू हो गया था, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुई थी मेसोलिथिक और ये फिर न्यूलिथिक के आसपास, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप देखिए इस टाइम पे प्लीस्टोसीन चल रहा है, मतलब आइस एज चल रही है, ठीक है, आइस एज वाला ये टाइम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम करता है ना। चलिए फिर, ठीक है, यहाँ से आप बस ये देख लीजिए, ये होमो इरेक्टस के टाइम पे ही पैलेलिथिक शुरू हो जाता है, ठीक है, ये पैलेलिथिक हमारा शुरू हो जाता है। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बना भी सकते हैं कॉपी में। चलिए अब हम शुरू करते हैं पैलेलिथिक, है ना। पैलेलिथिक से हम एक बार इसे शुरू कर लेते हैं। तो हम देखिए पैलेलिथिक एज है, तो उसको भी हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज में हम डिवाइड करते हैं, कि भाई हमें समझना है अगर, तो हमारे पास तो बहुत अलग अलग तरह के टूल्स आ गए स्टोन के, है ना। पहले तो हमने, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे हमने प्री हिस्ट्री ले लिया, फिर हमने पैलेलिथिक एज ले लिया, तो उसमें भी हमें अलग अलग तरीके के स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, तो उन सबको भी अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड करा। सबसे पहला आता है लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक, ठीक है। तो पैलेलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे भी लिथिक आ जाए ना लिखा हुआ, चाहे वो न्यूलिथिक हो, है ना, मेसोलिथिक हो, तो वो स्टोन है, ठीक है, स्टोन से रिलेटेड वहां बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, किसे? पैलेलिथिक एज, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चलिए इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं, फिर हम अपने, पहले हम ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव। तो लोअर पैलेलिथिक में किस तरीके के स्टोन टूल्स यूज थे, जैसे हैंड एक्सेस के हाथों में रखने वाले जो थे, ठीक है, चॉपर्स हो गए, क्लेवर हो गए, ठीक है, मतलब जो खाल साफ करने के लिए, मतलब इस तरीके के स्टोन टूल्स उनके पास आने शुरू हो गए। फिर मिडिल पैलेलिथिक में क्या हुआ, ये स्टोन टूल्स तो आए, पर उनके साथ साथ उनके पास एक फ्लैग टूल्स आ गए, स्क्रैपर आ गया, है ना, पॉइंटर्स आ गए, तरीके के स्टोन टूल्स आ गए, तो उनको हमने मिडिल पैलेलिथिक एज में रख दिया। नेक्स्ट आता है अपर पैलेलिथिक, ठीक है, यहाँ पे कुछ फिंक इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिली, डेट्स बुरिल मिले, बोन्स मिले, और अगर हम कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग्स शेल्स हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, एग शेल्स है वो हमें देखने के लिए। तो ये थे हमारे अपर पैलेलिथिक, ठीक है। और अगर मैं साइट्स की बात करूँ तो इंडिया में हमारे पास जो लोअर पैलेलिथिक है, उसमें हमें जो बोरी एक जगह है महाराष्ट्र, वहां पे इनके एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, कि बोरी एक जगह है महाराष्ट्र, वहाँ पे इसके लोअर पैलेलिथिक के एविडेंसेस देखने के लिए। ऐसे ही इन सबके भी हमें मिलते हैं। जब इनको एक एक करके पढ़ेंगे ना, लोअर मिडल अपर, तो उसके बाद हम इंडिया और उत्तराखंड दोनों लेके देखेंगे। अभी हम उत्तराखंड का देखते हैं, चलिए, कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं, कौन सी एज की, ठीक है। सबसे पहले लोअर, ठीक है, लोअर पैलेलिथिक एज की बात करें तो जो कालसी वाला एरिया है, कहाँ पे, यमुना रिवर बैंक के पास में, कालसी या जो कालसी
है वहीं के आसपास में हमें एविडेंसेस लोअर पैलियोलिथिक के मिलते हैं। सबसे पहले तो पता है हिस्टोरियंस ने बोल दिया था कि भाई हमारे उत्तराखंड का क्लाइमेट तो बहुत ही हार्श है ना, यहाँ पे कहाँ से स्टोन एज आ जाएगा, है ना, कहाँ से लोग आ जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था, ये जो होमो इरेक्टस थे इतने ताकतवर बोल सकते हो आप, या फिर बलवान बोल सकते हो कि भाई उत्तराखंड का क्लाइमेट भी झेलने के लिए आ गए। उन्होंने कहा भाई हम भी देखते हैं कैसा है कैसे नहीं, भाई यहाँ भी हम रहे, ठीक है, यहाँ भी रहने के लिए आ गए हो। तो लोअर पैलियोलिथिक आप देखिए कालसी के पास में उनके कुछ मिलते हैं, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर के पास में जो है अलकनंदा रिवर, श्रीनगर हो गया, ठीक है, अलॉन्ग अलकनंदा रिवर के आसपास में हमें मिलते हैं। भूटानी जगह है एक, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हमें इनके एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोअर पैलियोलिथिक में क्या कालसी, श्रीनगर, कुठानी इन जगहों पे मिले हैं एविडेंसेस? तो आंसर होगा यस, ठीक है। एक है ईस्टर्न रामगंगा रिवर, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहां पे इनके एविडेंसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिडल पैलियोलिथिक। मिडल पैलियोलिथिक क्या होता है? जहाँ श्रीनगर है, ठीक है, कहाँ अलकनंदा रिवर के आसपास है, वहां पे हमें मिडल पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अपर पैलियोलिथिक। मैं बता देती हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अपर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस हमारे उत्तराखंड अभी तक नहीं मिले। हम ये कंसिडर करते हैं, यही कंसिडर करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में अपर पैलियोलिथिक एज नहीं है। इन फ्यूचर अगर मिल जाते हैं तो अलग बात है, अभी तक कोई एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक, है ना। तो एक छोटा, तो ये क्वेश्चंस जो है इस तरीके से आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से हिस्ट्री को हम सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाले हैं। तो ये अगर हम इनको ऐसे ही पढ़ेंगे नेशनल लेवल पे, फिर उत्तराखंड लेवल पे, है ना, कि जब हमारा जो कनिष्क था उस टाइम पे उत्तराखंड पे कौन अधिकार कर रहा था, कौन राजा था, है ना, मौर्यंस के टाइम पे कौन था हमारे उत्तराखंड में राजा, तो ये सब हमें जो क्रोनोलॉजिकली है बहुत हेल्प करेगी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए स्टोरी फॉर्म में स्पेशली। तो हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो हमको बच्चों ऐसे ही पढ़ना है। तो होपफुली आपको अच्छी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और बाकी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कोर्स आप देख सकते हैं, ऐप में जा सकते हैं, उसमें जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल करके अपने कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी आप देखिए 10% ऑफ चल रहा है उन कोर्सेज पे, ठीक है। आपको ऐप में नहीं मिलेगा वो, लेकिन आपको कॉल करके सर कोड बताएंगे, तो वहां से आप जो है हमारी जो टीम है वो आपको बताएगी, तो आपको 10% ऑफ अभी मिल जाएगा। और हमारा जो बैच है वो 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सीट्स क्लोज कर दिए जाएंगे। तो जितनी भी अभी एनरोलमेंट्स होना है, सीट्स भरनी है, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए ही ये 10% ऑफ चल रहा है। उसके बाद क्लास स्टार्ट होने के बाद बहुत मुश्किल है कि दोबारा से एनरोल होना, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्ब होता है, नहीं समझ आता है बच्चों को। तो हम उन बच्चों पे ज्यादा फोकस हम करेंगे। आप चेक इन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।